टॉपिक आज मैं करूँगा, क्वेश्चन दिया था ना उस पर, उससे रिलेटेड। अच्छा ये तो ये नोट के लिए हो जाएगा। एंड देन अगर वो वाला लाना हो तो हिंदी वाला, ये नोट के लिए हो गया। और ये गुड गुड, हाँ ठीक ठीक, गुड ठीक है, हाँ समझ गया। तो नोट पे जाना है तो यहाँ से ये आ गया। हाँ ठीक है, समझ गया। चलिए फर्स्ट जो आर्टिकल जो मेरा है अरावली वाला, क्या ऐसे भी कर सकते हैं इसको, हाँ ठीक है। अरावली वाला क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम, क्या इशू चल रहा है? और इतना हंगामा क्यों हो रहा है सुप्रीम, और इसके पहले क्या कुछ हुआ अरावली रेंज के लेकर, या फिर अभी जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो हंगामा क्यों, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कहाँ है ना, क्या? हाँ बताइए, कुछ भी जो नॉलेज में आपके, कि अरावली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या बिल था, सारा मैं डिस्कस करूंगा। एक ओवरव्यू, क्यों ही इतना हंगामा हो रहा है, अरावली का क्या ही इतना इंपॉर्टेंस है, क्या ही सिग्निफिकेंस है, और अरावली के बारे में कुछ की फैक्ट्स वगैरह जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आप नेक्स्ट टाइम देंगे। और अगर ज्योग्राफी किसी का ऑप्शनल है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी मतलब मेजर न्यूज है। और इन्वायरमेंट वाला जो सेक्शन है, करंट अफेयर आप लोग आता है, पता है करंट अफेयर सेक्शन कहाँ से, पॉलिटी वाले सेक्शन से आएगा, साइंस टेक से आएगा, इकोनॉमी वाले सेक्शन से आएगा, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से आता है ना। आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे तो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन, जैसे कि अगर मैं, ये तो नेशनल न्यूज हो गया, अगर इंटरनेशनल की बात करूं कि कोई इन्वायरमेंट वाला है टॉपिक जो कि इंटरनेशनल में आया हुआ है, जैसे एक बार आया हुआ था क्वेश्चन मेंस में, वो क्वेश्चन था आपका फायर, जो फॉरेस्ट फायर जो होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें, और अभी इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है अरावली रेंज, क्योंकि पॉल्यूशन जो दिल्ली में आप देख रहे हो, है ना, दिल्ली में जो चीज़ें हो रही हैं, AQI जो है उतना ज़्यादा उसका बढ़ा हुआ है ना। तो उस केस में ये आपका जो एरिया है या फिर इंडिया के और भी अदर पार्ट्स सेम प्रॉब्लम ना फेस करने लगे हो, ठीक है। तो क्या इसमें जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था, है ना, इसके बारे में थोड़ा समझानेंगे, इसका क्या बैकग्राउंड है, मतलब कहने के सेंस के अरावली रेंज को लेकर जो अभी आया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट का, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट का क्या था रिकमेंडेशन इसके रिगार्डिंग, उसको एक्सेप्ट किया। तो क्या इसके पहले भी कुछ कमिटी बनी थी इसके रिगार्डिंग, है ना, और कुछ ये उसका यूनिफॉर्म डिफिनेशन कुछ दिया गया था कि किसको अरावली रेंज में, ये सारा हम डिस्कस करेंगे आगे में, है ना। नया डिफिनेशन जो पैनल ने दिया वो क्या है, उससे क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम, क्या चैलेंजेस, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद कुछ और मेजर्स, है ना, उसकी हम लोग बात करेंगे, गवर्नमेंट ने जो लिया है ना, और उसके बाद फिर इसका वे फॉरवर्ड करेंगे। इतना आप लोग को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन आप लोग को समझना है थोड़ा सा करंट अफेयर को ऐसे कि क्यों ही जो भी न्यूज में चीजें रह रही है ना, जैसे आपका अरावली वाला हो गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो इस पे अरावली पे हो गया, या फिर आपका शांति बिल हो गया, वो क्यों ही इतना इंपॉर्टेंट है, शांति बिल आया तो वो क्यों आया, है ना, वो उसको पर्सपेक्टिव में समझेंगे, उस तरीके से पर्सपेक्टिव में समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जो बोलूंगा वो लोग आप लोग लिखते रहिएगा साथ ही साथ, है ना, हिंदी वाला भी साथ में मैं रखा हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो लोग आप लोग लिखिएगा, पूरा तो लिख नहीं पाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक न्यूज, तो पता आप लोग क्या था, न्यूज क्या था ये बताइए, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, अरावली हमारा ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक, और ये वैली में काम करता है डेजर्ट को रोकने के लिए, और खास तौर पे जो इवन जो बारिश होती है इधर इस वाले साइड में, वेस्ट वाले साइड में, उधर ऑरोग्राफी लैंड होता है, हाँ, तो उसमें वो रिस्पॉन्सिबल, हाँ, और आपका जो वाटर रिचार्ज होता है उसके लिए एक वाटर शेड की तरह काम करता है, ठीक है। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे एक के बाद। क्या, हाँ, वाटर लेवल, है ना, तो वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें एक्चुअली हुआ ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था
एक कमेटी बनी थी, कमेटी ने रिकमेंड क्या किया था, अरावली हिल्स को किसको कंसीडर किया जाना चाहिए। अरावली हिल्स है ना, जो कि एक रेंज है, रेंज आपका मैं फिगर के थ्रू में बताऊंगा अभी, है ना। तो अभी बस मैं बेसिक बता रहा हूँ कि न्यूज़ में क्यों था, या न्यूज़ में था क्या, कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने रिकमेंडेशन दिया था कि अरावली हिल्स है उसको एक यूनिफॉर्म डिफिनेशन दिया जाए। यूनिफॉर्म डिफिनेशन मतलब उसको डिफाइन किया जाए कि अरावली के किस हिल्स को इसके अंडर में जो लीगल प्रोटेक्शन है वो लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए, उसको डिफाइन किया जाए, जिससे होगा ये कि उसके बाहर जो आएंगे उस पे जो आपका माइनिंग या फिर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है या फिर जो एक्सपेंशन ऑफ आपका जो रूरल एरियाज है वो कर सके, है ना। वो रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मिनरल यहाँ पे आपको पता है कि सोर्स ऑफ मिनरल्स है ना काफी ज्यादा है। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो भी आपको लाइम स्टोन वगैरह चाहिए वो उसके लिए काफी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना। और तो ये चीजें कि अरावली रेंज है इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि अरावली रेंज को डिफाइन किया जाए प्रॉपर्ली कि कहाँ पे किस पार्ट को लीगली प्रोटेक्टेड किया जाए, है ना, और किस पार्ट को अलाउ कर दिया जाए माइनिंग के लिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने डिफाइन किया था, वो किया था, रिकमेंड किया था, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो एक्सेप्ट कर लिया। अब इसे हुआ ये है कि इस वजह से 100 मीटर वाला जो क्राइटेरिया है कि अरावली जो रेंज है ना, उसका अगर जो भी हिल्स हैं, है ना, हिल्स का अगर हाइट 100 मीटर है, ठीक है, तो 100 मीटर या उसके ऊपर वाले को अरावली हिल्स माना जाएगा और वहां पे माइनिंग एक्टिविटी या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो अलाउ नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे रेंज में ये सारे अलाउ हो जाएगा, जिसकी वजह से हुआ ये है कि 90% मोर देन 90% जो रेंज है अरावली हिल्स का वो इसके अंडर में आ गया है। मतलब आप समझ लो कि फुल एक्सप्लॉयटेशन की यहाँ पे परमिशन मिल चुकी है। अब वो 90% जो रेंज है वहां पे आप माइनिंग कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है, एक्सपेंशन भी हो सकता है एरियाज का, ठीक है। तो न्यूज में यही था जिसकी वजह से काफी लेवल पे हंगामा हुआ। अब ये सब क्यों ही इतना नीड है इसका, अरावली रेंज का क्या नीड है, आप ये बताओ, अरावली रेंज का क्या नीड है। आखिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये पहाड़ है तो उसका हम लोग जो माइनिंग वगैरह कर रहे हैं उसका क्यों कर रहे हैं, वहां पे जो वहां से जो मटेरियल्स वगैरह मेरे को मिल रहा है वो हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, कंक्रीट या फिर सीमेंट वगैरह, तो बिल्डिंग्स बनाने में वो चीजें यूज होती हैं। तो एक जगह पहाड़ काटे और दूसरी जगह बिल्डिंग का पहाड़ बना दिया, जबकि हमारा डेवलपमेंट में काफी बड़ा रोल हो सकता है, वो हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं ये तो डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने जो रिकमेंडेशन किया है कि डेवलपमेंट होगा इससे, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है, फिर क्या इशू है इसमें फिर? हाँ ठीक है, वो तो वो तो एक मेजर कारण हो गया कि आपका जो मरुस्थल वाला पार्ट है वो फिर ईस्टर्न नॉर्दर्न इंडिया है उधर भी फैलना होगा। अभी मेजर इशू क्या चल रहा है अभी, जैसे दिल्ली में आप लोग सुन रहे होंगे या फिर बाकी अदर पार्ट में, क्लाइमेट वाला जो पॉल्यूशन वाला है ना, पॉल्यूशन वाला। तो दिल्ली अभी AQI इतना ज्यादा फैल रहा है वहां पे, है ना, AQI का जो स्तर है काफी ज्यादा बढ़ गया था, कितना अप्रॉक्स 400, मोर देन 400 सेवियर कंडीशन में आ गया था वो, है ना। तो एक नेशनल कैपिटल जहां पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अरावली रेंज क्लाइमेट चेंज को कर्टेल करने में, सेव करने में, क्लाइमेट को सेव करने में बहुत बड़ा रोल है ना। अगर वो चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली वाली चीजें बाकी अदर इंडिया, बाकी अदर पार्ट में भी, और वो राजस्थान वाले पार्ट में भी वो चीजें रिपीट हो सकती हैं, है ना। तो उसका जो खैर वो तो सारा हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, वो तो सारा हम लोग पढ़ेंगे कि अरावली अगर रेंज डिस्ट्रॉय होता है, अगर उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, वो तो आगे पढ़ेंगे ही, है ना, मल्टीपल एस्पेक्ट में उसको पढ़ेंगे, है ना। लेकिन एक जो मेजर इवेंट्स है क्लाइमेट वाला में क्या इंपैक्ट पड़ेगा अरावली रेंज अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो? क्योंकि ये जो है ना बैरियर काम करता है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है उसको आगे मूव करने की बैरियर। बाकी और जो इमिशन वगैरह है आपको पता है ना, जो फॉरेस्ट वगैरह क्या रोल होता है, सिक्वेस्ट्रेशन वाला, सिक्वेस्ट्रेशन का होता है ना, कार्बन का, बाकी जो पॉइजनस गैसेस का है ना। तो जो भी आपका फॉरेस्ट रेंज वगैरह होता है या फिर जो अरावली सिर्फ माउंटेन थोड़ी ना है, हाँ, आप उसमें देखेंगे कितने सारे उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, आपका नेशनल पार्क्स भी है ना, टाइगर रिजर्व भी है ना। तो वो सारा हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो कहने का सेंस कि अगर ये डिस्ट्रॉय होता है तो कई लेवल पे इसका इंपैक्ट पड़ सकता है,
ठीक है, जिसकी वजह से इसका सिग्निफिकेंस है। और गवर्नमेंट ने जो अपोजिशन है या फिर बाकी पब्लिक भी जो कैंपेन चल रहा था, क्या कैंपेन का नाम है? सेव अरावली कैंपेन, है ना, ये चीज है। तो बेसिक था कि क्यों न्यूज में था। अब आ जाते थोड़ा सा अरावली के बारे में जान लेते हैं, जिसके बाद आप लोगों को पता चलेगा, सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि अरावली का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, वो देख लेते हैं। ये आप लोग इसको ध्यान से देखोगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग जो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ना, क्या क्या पढ़ते हैं? माउंटेन रेंज, फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट जो सर्वे है, देन आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, ठीक है, रिवर्स, ये सब पढ़ते हैं आप लोग। आपका डेजर्ट, इसके नॉर्थ में जो पढ़ोगे डेजर्ट, है ना, जो फिजियोग्राफी डिवीजन है, तो वो सारा समझ लो कि एक चीज में यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंस है, और इसके अंडरस्टैंडिंग के बाद बाकी भी आप लोग जो माउंटेन्स रेंज है उससे कनेक्ट करके आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं कुछ इसका की फैक्ट्स है, कुछ फैक्ट्स है वो मैं बता दे रहा हूँ, देन उसके बाद फिर न्यूज पे हम आएंगे, है ना। इसका आप लोग पता है कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है? कितने स्टेट है ये आप लोग बताइए? 4 स्टेट है। कौन कौन से हैं? दिल्ली, एनसीआर। 4 स्टेट कैसे हो गए? तो ऐसे बोलना ना, 3 स्टेट और एक यूटी। किसमें इसका रेंज ज्यादा फैला हुआ है? जो अरावली हिल्स है राजस्थान में। टोटल इसका लेंथ करीब कितना है इसका, जो अरावली हिल्स का अप्रॉक्स? नो, वो तो आप बता रहे हो 1172 भी नहीं है, 1722 है। वो आपका अरावली रेंज पे जो हाईएस्ट पीक है माउंट आबू, है ना, में हाईएस्ट जो पीक है गुरु शिखर, उसका आप हाइट बता रहे हैं। मैं अरावली रेंज की बात कर रहा हूँ। अरावली रेंज आपने जो बताया कि गुजरात से लेकर आपका जो दिल्ली एनसीआर तक फैला है, उसका रेंज कितना है? अप्रॉक्स 800 किलोमीटर, अप्रॉक्स, है ना। अप्रॉक्स 800 किलोमीटर में जो मेजर जो इसका जो रेंज है वो आपके किस में है? राजस्थान में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये उसके बाद आपको पता है कि अरावली रेंज का क्या क्या और सिग्निफिकेंस, जैसे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व। कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है आपका? एक सरिस्का है ना, सरिस्का टाइगर रिजर्व। उसके बाद और क्या है? राथमबोर, है ना। और कौन सा है? आप लोग नोट डाउन करो आप लोग कॉपी पे, कि अरावली रेंज से कौन कौन सा नेशनल पार्क, कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन कौन सा टाइगर रिजर्व इसके सराउंड्स हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखो, नेशनल पार्क आप लिखो, देन आप टाइगर रिजर्व लिखो, रिवर्स आप लोग लिखो, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर्स। अरावली रेंज से कौन कौन से ये हैं जो इसके सराउंडिंग में है और कौन कौन से रिवर्स निकलते हैं। इसका सिग्निफिकेंस तब तो पता लगेगा ना, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। इसको सेव करना भी चाहिए कि नहीं? जब तक मुझे ये नहीं आइडिया लगेगा कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, तब तक हम कैसे इसको सेव करने के लिए कैंपेन चलाएं। जब अगर कुछ, ठीक है, ये आप लोग इसको, बाकी मैं कुछ ओवर में 1-2 दे रहा हूं। जैसे आपका टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, आपका राथमबोर है, ठीक है। देन इसका अगर मैं बात करूं, नेशनल पार्क कोई है? चलिए आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे। रिवर्स बताइए कुछ, तो आपको याद करना होगा। सपोज अगर मेंस में आ रहा है तो कुछ की फैक्ट्स आप लिखोगे ही लिखोगे, और इंपॉर्टेंस पे आएगा। अगर मेंस में क्वेश्चन आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आ रहा है ना, जो बिल आने से, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पे डिफिनेशन दिया है, उससे प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्रॉब्लम आ रहा है या फिर लोग क्यों इतना वो कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। तो वो इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, और वही इंपॉर्टेंस आपका मेंस में ही पूछेगा क्वेश्चन, है ना, कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है अरावली हिल्स का, अरावली रेंज का, है ना। देन फिर कंसर्न पे जाओगे, फिर क्या कंसर्न है इससे, पहले तो सिग्निफिकेंस ही बताओगे। ठीक है, ये हो गया। रिवर्स भी है, जैसे आपका लूनी रिवर, आप लोगों को पता है राजस्थान में फ्लो करता है ना, बनास रिवर, है ना। ये सारा आपका साहिबी रिवर, ये आपका अरावली रेंज से ही निकलता है। ठीक है, ये और क्या फैक्ट्स है वो देख लेते हैं एक के बाद इसके अरावली रेंज के बारे में। अरावली रेंज आपको पता है कि इंडिया का या फिर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। कौन सा माउंटेन है ये? किस तरह का माउंटेन होता है आपको? ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन। ये कौन सा है? रेसिडुअल है। क्यों रेसिडुअल है? किसको बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन?
एक कितना पुराना है ये, उससे आपको आइडिया है कितना पुराना है ये माउंटेन रेंज, कब, प्री कैम्ब्रियन, आपका टाइम पीरियड कुछ अप्रॉक्स 1.5 या फिर आप 2 बिलियन ईयर से वो बोल सकते हैं, जो कि कितना पुराना है ये, है ना। और उसके बाद से कंटिन्यूअस इसमें डिग्रेडेशन हुआ। आपको पता है कि अरावली रेंज अभी भी क्यों बचा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड में इस टाइम पीरियड के जो भी माउंटेन्स अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड के मतलब 1.5 बिलियन ईयर्स अगो जो भी माउंटेन बना था वर्ल्ड में, है ना, वो माउंटेन अभी तक बचे नहीं है, वो डिग्रेड हो चुके हैं, समतल बन चुके हैं, पेनिप्लेन हो चुके हैं वो। लेकिन अरावली क्यों अभी तक सस्टेन कर रहा है, अभी तक क्यों ये देखने को मिल रहा है, अभी ये भी डिग्रेड हो जाना चाहिए, क्यों आखिर? इसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जब आप लोग पढ़ोगे, ज़्यादा ज्योग्राफी में नहीं जाऊंगा मैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इसका जो पढ़ोगे आप लोग, तो इसका जो माउंटेन बिल्डिंग्स हैं, अपलिफ्टमेंट सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। इसके पीछे कारण यही है कि एक बार नहीं हुआ आपका, इसका लैंडफॉर्म फॉर्मेशन हुआ, डिग्रेड हुआ, फिर अपलिफ्टमेंट हुआ इसका, फिर डिग्रेड हुआ, ये प्रोसेस है इसमें, जिसके वजह से अभी भी आपका अरावली जो कि इसके टाइम पीरियड का बाकी माउंटेन्स डिग्रेड हो चुका है, लेकिन ये अभी तक सस्टेन कर रही है। क्यों? इसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पे इसका कंसेप्ट इस पे है कि क्यों अभी तक ये सस्टेन कर, अल्दो काफी हद तक डिग्रेड हो चुका है। जैसे कि आपने अभी बोला कि 100 मीटर से नीचे में आपका मोर देन 90% रेंज आ जाता है, इसका मतलब मैक्सिमम डिग्रेड हो चुका है। एक टाइम में आप समझ लो इसमें जो हिल्स हैं, है ना, माउंट एवरेस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन माउंट जो आपका जो नॉर्दर्न हिमालय, जो हिमालय का जो रेंजेज है, कितने हाइट के, उस हाइट के इसका भी हिल्स हुआ करते थे एक टाइम में, ठीक है, लेकिन अभी डिग्रेड होकर इस लेवल पे आ चुके हैं। तो इसका मैंने बता दिया जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इसका। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि इसका जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जिसको बोलते हैं, प्रीलिम्स फैक्ट हो सकता है, आप लोग लिख लीजिए इसको, कि जो अरावली रेंज का, अरावली हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है वो आपका गुरु शिखर है ना, जिसका लेंथ आपका, हाइट कितना, हाइट 1722 मीटर, ठीक है। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, गुरु शिखर जिसका हाइट है 1722 मीटर। देन इसका और क्या कुछ फैक्ट्स ये भी है कि बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ सिग्निफिकेंस इसका क्या है आपको, हाँ, ये आपने तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह सब देख लिया, लेकिन उसके अलावा और क्या है यहाँ पे? फॉरेस्ट, किस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है, आप लोग ये भी पढ़े होंगे। इंडिया में अगर हम बात करें तो किस किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं आप? एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन आपके वेट डिसिडियस, ड्राई डिसिडियस, देन और नॉर्दर्न इंडिया में कौन से किस टाइप के होते हैं? टाइगा, टुंड्रा, है ना। अब क्या क्या पढ़ते हैं, जो भी हम लोग फॉरेस्ट पढ़ते हैं, आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ते हैं, या फिर उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसमें, है ना, नेम, देन स्पीसीज, फ्लोरा फौना, ये सारा पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे अरावली रेंज यहाँ भी आप देखोगे कौन सा फॉरेस्ट, किस टाइप का फॉरेस्ट होगा यहाँ पे, आप लोग जानते तो है ना कि किस पार्ट में किस तरह का फॉरेस्ट, किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट कंडीशन, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या, रेनफॉल, मेनली जो वेजिटेशन है किस पे डिपेंड करता है? रेनफॉल पे, है ना, मेनली मॉइस्चर, रेनफॉल, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे ड्राई, क्योंकि आपको पता है कि वो राजस्थान वाला जो एरिया वो रेगिस्तान वाला है, मरुस्थल वाला है ना। तो वहाँ पे आपको जो ग्रासेस मिलेंगे वो एक तो ग्रास लैंड मिलेंगे, और फॉरेस्ट किस टाइप के होंगे? ड्राई डिसर्ट फॉरेस्ट और वेटलैंड्स। ये भी आप लोग वहाँ पे लिख लो, जो आप लोग लिख रहे थे ना, नेशनल पार्क्स, आपका टाइगर रिजर्व, वहाँ पे ये भी आप लोग लिख लो कि वेटलैंड्स, कौन कौन सा वेटलैंड है वहाँ पे। और खास तौर पे वो वेटलैंड का नाम आप लोग लिखोगे जो रामसर साइट के अंदर में आता है, रामसर के अंदर इंक्लूड किया गया है ना, ये आप लोग उसमें लिखें। आर्द्र भूमि यहाँ पे लिखा होगा, आर्द्र भूमि लिख लीजिए, कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। जो सेंचुरी बोला था करीब 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, अब सबका नाम तो नहीं लिखना है, लेकिन करीब करीब 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, ठीक है। और 3 टाइगर रिजर्व, आप लोग जो टाइगर रिजर्व लिखेंगे 3 करीब है, वो आप लोग लिखोगे, है ना। और आपका फौना किस तरह के होंगे? फ्लोरा फौना यहाँ पे भी लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस, ये तो खैर ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस है मिनरल्स का?
ये भी प्रीलिम्स फैक्ट है। मिनरल्स बताए किस तरह का मिनरल्स वहाँ पे मिलता है राजस्थान वाले रीजन में या फिर अरावली रेंज में। सीमेंट मिलता है वहाँ पे, सीमेंट तो बनाया जाता है। हाँ, तो मिलता है वहाँ पे क्या क्या, कौन कौन सा मिनरल्स? लाइमस्टोन और लेड, जिंक ना, यहाँ पे आप लोग देखो है ना, लेड मिलेगा, जिंक मिलेगा, सिल्वर आप लोग पढ़ते नहीं हो? आपका सिल्वर जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है ना। देन आपका टंगस्टन, मार्बल, ग्रेनाइट, ये सारा वहाँ पे है ना। तो अरावली का ये सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये भी आप देखो कि वो जो एरिया है ना आपका अरावली रेंज में आपका जैसे गुजरात वाला एरिया हो गया, राजस्थान वाला में जैसे आपका जयपुर, अलवर हो गया, अजमेर हो गया है ना, हरियाणा वाले में गुरुग्राम हो गया। ये क्या है? इंडस्ट्रियल हब है ना। और मेनली किस तरह की इंडस्ट्री वहां पे बनती है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया। और इंडस्ट्री के लिए आपको पता है किस पे डिपेंड करता है? इंडस्ट्री किसी भी लोकेशन पे अगर बनाया जा रहा है तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे तो रॉ मटेरियल आपको सीमेंट के लिए मिलेगा है ना, लाइमस्टोन वगैरह। तो सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे है ना। ऑटोमोबाइल इन्होंने बोला, ये चीजें होंगी, ठीक है। और क्या इसका सिग्निफिकेंस है? कल्चरल और हेरिटेज आपका सिग्निफिकेंस है। जैसे आपका चित्तौड़गढ़ जो है या फिर कुंभलगढ़ जो फोर्ट्स वगैरह है, वो किसके अंडर में है? यूनेस्को हेरिटेज है ना। यूनेस्को हेरिटेज आप लोग जानते हैं, ये चीजें, ठीक है। उसके अलावा और क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कुछ रिलीजियस साइट भी है वहाँ पे, कुछ रिलीजियस साइट भी है ना। लेक्स वगैरह भी वो है काफी फेमस, जैसे पुष्कर है। और रिलीजियस साइट है जैसे कि आपका अजमेर शरीफ, माउंट आबू, रानापुर है ना। मतलब मुस्लिम्स, हिंदू, जैन तीर्थ स्थल। अच्छा, जैन के बताएंगे कुछ कि जैन के लिए माउंट आबू में है ना जैन टेम्पल है, वो चीज आप देख रहे हो इसका कितना सिग्निफिकेंस है हर तरीके से। आप सिर्फ यहाँ पे मिनरल्स तक ये चीजें डिफाइंड नहीं है, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कितना सिग्निफिकेंस है ये आपका अरावली रेंज, ठीक है। देन आपका तो ये कुछ फैक्ट्स था है ना। और फैक्ट्स में ये भी है कि जो मैक्सिमम जो है आपका जो रेंज वो डिग्रेड हो चुका है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या प्रॉब्लम है वहां पे अरावली रेंज में, क्या क्या प्रॉब्लम अभी देखने को मिलता है वहां पे, जिसके वजह से ज्यादा कंसर्न बना हुआ है कि अगर ये अलाउ कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंडेशन दिया है अगर उसको एक्सेप्ट गवर्नमेंट ने की भी, मतलब गवर्नमेंट ने जो रिकमेंड किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर भी दिया है, उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया है, तो अगर इसको कंप्लीटली एज इट इज अलाउ किया जाता है तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं। अभी बेसिक बिल्कुल एक एक पॉइंट, वो आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। वो तो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं बोलूंगा अगर अलाउ कर दिया जाता तो क्या क्या चीजें होंगी। ओके, देन क्या और क्या क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, तो समझ में आ गया क्या डिसीजन दिया था, डिफाइन किया था, इन्फॉर्म डिफिनेशन दिया था अरावली रेंज का कि 100 मीटर से अगर ऊपर है तो उसी को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, वहां पे इलीगल माइनिंग नहीं की जाएगी। और बाकी और जो मैं पूछ रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा है ना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, अर्बन एरिया का एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है ये चीज। और उसके जो नीचे में है वहां पे ये चीजें अलाउ हो जाएंगी। तो क्या क्या मैं बोला, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आपका सेटलमेंट एक्सपेंशन, ये भी है ना कि एक्सपेंड नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ ये सारा कंसर्न है, और भी कुछ कंसर्न हो सकता है अगर अलाउ कर दिया जाता तो। ग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन, तो डिफोरेस्टेशन इसकी वजह से ही होगा, अगर आप इंडस्ट्री वहां पे सेटअप करोगे तो उसके लिए एरिया आपको खाली करना होगा, ठीक है। माइनिंग करेंगे तो वहां पे जो फॉरेस्ट वगैरह थे वो तो कटेंगे ही कटेंगे, ये चीजें। और कुछ है? एग्जैक्टली ये पॉइंट एक है ना कि वहां उसके सराउंडिंग में ये जो आपका जो कंजर्वेशन जो एरियाज हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व, उस पर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा हैबिटेट से है ना। कितने साल ज्यादा वहां पे फ्लोरा फौना है, कितने सारे स्पीसीज हैं वो खत्म होंगे है ना। एग्जैक्टली रिवर वाला, रिवर का सोर्स आपको पता है कि राजस्थान ऐसी ही सूखा एरिया है, वहां पे रिवर्स जो हैं भी वो भी सीजनल है। लूनी रिवर आपको पता है सीजनल है ना। तो एक तो ऐसे ही वैसे रिवर्स का सोर्स है, अगर वो भी खत्म हो जाता है तो समझ लो फिर राजस्थान का और क्या कंडीशन होगा, पूरा कंप्लीट डेजर्ट
है ना। अभी तो मेनली जो नॉर्दर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, वो ज़्यादा आपका डेजर्ट एरिया है ना, राजस्थान का। लेकिन अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो समझ लो पूरा आपका राजस्थान छोड़ो, पूरा नॉर्दर्न इंडिया में ये प्रॉब्लम आएगा, ये चीज़ें जो कि आगे अभी हम देखेंगे, है ना। इस वजह से आपका इसका इंपॉर्टेंस है, और जिसके वजह से जो गवर्नमेंट ने जो रिकमेंडेशन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सेप्ट किया था इस चीज़ को, ये कहीं किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। कल के न्यूज़ में फिर आया था, ये क्या था उसमें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर रिकमेंडेशन दे दिया कि चलो एक्सेप्ट कर लिया उसको, अब कल के न्यूज़ में क्या था, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है? एज इट इज रोक नहीं है, क्या बोला है कि नया, एग्जैक्टली नया फिर आपको न्यू माइनिंग जो लीज है वो नहीं दिया जाएगा, और जो पहले से उसको प्रोटेक्शन, मतलब कहने के सेंस की जो प्रोटेक्शन मेजर भी चल रहे हैं अभी उसी को फॉलो किया जाएगा, है ना। नया लीज नहीं दिया जाएगा और अलाउ नहीं किया जाएगा, इलीगल माइनिंग वगैरह है उस पर कंट्रोल भी किया जाएगा। तो कहने के सेंस कि जब तक कि एक फॉर्मल एक कमेटी की बात हो रही है कि फिर से फॉर्मुलेट किया जाएगा, और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ESS जिसको बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, आप लोग पढ़े होंगे EIA। कुछ भी जब होता है ना, अगर इस तरह का एक्टिविटी वगैरह या फिर इंडस्ट्री वगैरह सेटअप उस तरीके एरिया में, तो वहाँ पे पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, देन फिर अलाउ किया जाता है ना। तो वो किया जाएगा प्रॉपरली, है ना। देन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद फिर ड्राफ्ट किया जाएगा कि कैसे, मतलब कनेक्शन के एज इट इज जो आपने सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया जाएगा, अभी फिलहाल के लिए उसको रोक लगाया गया है, ठीक है। तो ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए, है ना। चलिए अब आ जाते हैं न्यूज़ पे। न्यूज़ में जैसे क्या था वो तो पता चल गया, ठीक है। अच्छा बैकग्राउंड बताओ, क्या ये पहली बार हुआ है क्या ये चीज़ कि तो पहले कब हुआ था, मतलब कहने के सेंस की अरावली का जो डिफिनेशन जो दिया गया ये क्या पहली बार हुआ है? कब हुआ था, क्या हुआ था, कुछ डिफिनेशन याद है आपको, और किसने दिया था? एग्जैक्टली किसने दिया था ये जो डिफिनेशन दिया था, किसने दिया था बताइए। ये फॉरेस्ट सर्वे में आप लोग वो डाल दो, बैकग्राउंड डाल दो आप लोग, बैकग्राउंड ना लिख लो आप लोग, सबहेडिंग बैकग्राउंड ना, ये इसके पहले आपका 2010 ना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, उन्होंने एक टर्म दिया था 3 डिग्री स्लोप यार्ड स्टिक, 3 डिग्री स्लोप यार्ड स्टिक, किसके लिए? टू डिफाइन अरावली हिल्स। यहाँ पे होगा देखिए ये अच्छा ये भी जूम करें, ये इसके पहले फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक दिया था 3 डिग्री स्लोप यार्ड स्टिक, किसके लिए? इसको अरावली हिल्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर में क्या था, है ना, टेक्निकल कमेटी फॉर्म की गई थी उस टाइम, ये तो खैर अभी का है ना। उसके अंदर में क्या था बताइए, 3 डिग्री क्या समझ रहे हैं इसको, 3 डिग्री जो स्लोप यार्ड स्टिक क्या है? या फिर बाद में एक और टेक्निकल कमेटी फॉर्म की गई थी 2024 में, उसने मॉडिफाई किया था इस बेंचमार्क को, स्लोप मेजरमेंट करते हैं आप डिग्री से, है ना। तो उससे क्या फायदा हुआ, अगर उस टाइम 3 डिग्री दिया गया था और बाद में उसको फिर 4.57 किया गया था, उससे क्या मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके अंडर में आ जाएंगे, एग्जैक्टली समझ आ रहा है ना आप लोग को? हाँ, तो उसको फिर मॉडिफाई किया गया था कब? 2024 में। कौन सी, है ना, एक टेक्निकल कमेटी फॉर्म की गई थी जो मॉडिफाई करके क्या किया था, वो 3 डिग्री को 4.57 कर दिया था, ठीक है। जिसके बाद एटलीस्ट 30 मीटर जो आपका जो रेंज है, जो कि अभी 100 मीटर है, वो 30 मीटर, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल पॉइंट में, है ना। अगर क्वेश्चन आएगा तो बैकग्राउंड में आप लिखोगे बिल्कुल ऐसे पॉइंट में कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था 3 डिग्री स्लोप यार्ड स्टिक। देन लिखोगे आपका टेक्निकल कमेटी जो कि फॉर्म की गई थी 2024 में, उसने उसको मॉडिफाई कर दिया था 5.7 डिग्री, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, 30 मीटर्स के जो हाइट के जो हिल्स हैं, वो उसके ऊपर वाले क्या, उसको लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा,
है ना। अभी 100 मीटर कर दिया गया जिसकी वजह से 90% उससे बाहर हो गया है, लेकिन उस टाइम जो 30 मीटर किया गया था तो जिससे आपका कितना जो अरावली रेंज का जो हिल्स है उसके अंडर में आ गया था। 2024 में जो कमेटी जो रिकमेंडेशन दी थी जिसमें ये बोला गया था कि 4.57 जो आपका डिग्री है उसको मॉडिफाई किया था। उसके बाद से ये बोला था कि 30 मीटर जो हाइट है उस अरावली उस रेंज उस हाइट के जो हिल्स हैं उसके ऊपर वाले को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, है ना। जिसके बाद से करीब अरावली रेंज का 40% जो अरावली हिल्स का जो रेंज है वो लीगल प्रोटेक्शन में आ गया था। समझे? लिखो आप उसको ऐसे, आप लिखो कि 40% इट कवर्स 40% ऑफ द अरावली हिल्स, सिंपल। ठीक है, तो बैकग्राउंड में हमने क्या पढ़ा? 3। सबसे पहले 2010 में जाते हैं। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अरावली हिल्स को डिफाइन किया था पहली बार। उसमें उन्होंने क्या बोला था? 3 डिग्री स्लोप यार्डस्टिक ये बोला था। ठीक है, उसके बाद उसी बेंचमार्क को मॉडिफाई किया गया था 2024 में। किसने? एक टेक्निकल कमेटी फॉर्म की गई थी, तो उसने डिफाइन, उसने क्या बोला था? 4.57 डिग्री। ठीक है, ये उसके बाद से उसने क्या बोला था कि 30 मीटर जो हाइट है अरावली हिल्स उसको इसके अंडर में डाला रखा जाएगा, है ना। उसमें क्या हुआ था? 40% जो आपका अरावली हिल्स है वो उसके अंडर में आ गया था। समझ आ गया इतना आप लोगों को? अब आता है अभी का जो इसके बाद से, ठीक है, 2010, 24 एंड नाउ 25, है ना। अच्छा, ग्राउंड लेवल से है, नहीं ग्राउंड लेवल से है, तो उसमें बोला था कि सी लेवल से मेजर किया गया। पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको, है ना, तो ऐसा नहीं है वो। ठीक है, 100 मीटर दे लिखा हुआ है यहाँ पे above द लोकल रिलीफ, ये लिखा हुआ है ना, कि एनी लैंडफॉर्म डेट एन एलिवेशन ऑफ 100 मीटर, यहाँ पे देखिए 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर उसके ढालों आसपास की भूमि सहित अरावली का हिस्सा माना जाएगा, है ना। above द लोकल रिलीफ विल बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ अरावली हिल्स। आपका लैंड फॉर्म से मतलब ग्राउंड लेवल पे है, ये ओशन वाला रहता तो यहाँ पे मेंशन रहता है बिल्कुल क्लियरली। तो उस केस में तो फिर तो आप समझ लो कि क्या होता फिर, अगर सी लेवल से लिया जाता तो कंप्लीट, मुझे लग रहा है कंप्लीट हो जाता है। आप सी लेवल से करो ना 100 मीटर, तो मतलब जो छोटे छोटे हिल्स है वो भी उसके अंडर में आ जाते हैं। आप और नीचे से जा रहे हो, आप और नीचे से उसको मेजरमेंट कर रहे हो, जितना ऊपर से मेजरमेंट करोगे तो कम होता जाएगा आपका, लेकिन सी मेजर से करोगे तो मे भी जो 4-5% जो बचे है ना वो भी इसके अंडर में आ जाते हैं, वो चीज़ नहीं तो आपका ग्राउंड लेवल से हो गया। तो हमने हाँ रिसेंट वाला क्या था ये भी हमने पढ़ लिया कि आपका जो एलिवेशन है 100 मीटर और मोर अबव द लोकल रिलीफ विल बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ अरावली हिल्स, ठीक है, अलोंग विथ इट्स स्लोप एंड एडजेसेंट लैंड। इस डिफिनेशन के बाद क्या हुआ, 90% ऑफ द अरावली हिल्स विल नॉट बी काउंटेड एज अरावली एनी मोर, है ना। अब वो अरावली हिल्स का पार्ट है ही नहीं, मतलब उनको अब लीगल प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, सिंपल। ठीक, चलिए हाँ एक और इसमें डेटा ये है कि ये होने की वजह से पता है आपको, आपका जो 24 डिस्ट्रिक्ट है करीब राजस्थान के, है ना, वहां पे अरावली रेंज समझ लो कि है ही नहीं, फिर अरावली हिल्स है ही नहीं। अरावली हिल्स किसको बोलेंगे? जिसको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। अब वो 24 डिस्ट्रिक्ट में जो हिल्स का जो हाइट है ना वो 100 मीटर से नीचे ही है, अब वो अरावली हिल्स का पार्ट ही नहीं है। अब वहाँ पे तो कंप्लीट माइनिंग वगैरह होगा, कंस्ट्रक्शन जो भी इलीगल माइनिंग वगैरह या फिर बाकी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह या फिर एक्सपेंशन वगैरह कंप्लीट होगा वो, है ना। अब समझ लो कि वो 24 डिस्ट्रिक्ट में अरावली खत्म ही हो जाएगा, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम जो कंसिक्वेंसेस है वो फ्यूचर में देखेंगे ही, ठीक है। 34 डिस्ट्रिक्ट, है ना, ये चीज़ था आपका टोटल ये एरिया। हाँ इसके बाद से क्या हुआ, 90% तो आप लोग समझ गए, है ना। दूसरा क्या है आपका, एरिया एक्सक्लूडेड, ठीक है, मतलब अब कौन कौन से एरिया आपके खत्म, कनेक्शंस की कि जब ये लॉ ये जो आया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, तो उसमें आपका कितना एरिया है जो कि अरावली हिल्स का पार्ट नहीं रहेगा, तो वो करीब दिया गया 34 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 4 स्टेट, चारों स्टेट मिलाया जाए आपका
तीन स्टेट और वो गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आपके एनसीआर, अगर कंप्लीट में लिया जाए तो 34 डिस्ट्रिक्ट्स टोटल आएंगे जो कि अब अरावली के पार्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, ये फैक्ट्स आप लोग को याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाँ सारे मिलाकर, जहाँ पे अरावली का जो रेंज है, आपका जो रेंज का जो हाइट है, हिल्स का हाइट है, वो कितना है, बिलो 100 मीटर। समझ आ रहा है ना आप लोग को? पूछेंगे बीच में, अगर जहाँ भी डाउट होगा पूछेंगे आप लोग। ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग का ज्योग्राफी वाला जो चीज़ है वो भी कवर हो जाए, इसमें प्रीलिम्स फैक्ट बिल्कुल पूरा कवर हो जाए, है ना। और मेंस के लिए भी आपका एटलीस्ट क्वेश्चन कितना भी घुमा कर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की डेवलप हो जाएगी कि आप लोग क्वेश्चन कंटेंट अपना यूज कर पाओगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। क्वेश्चन कुछ भी रहेगा, अपना जो कंटेंट अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट आप लोग दे पाओगे, अपना आंसर को मोल्ड कर पाओगे, है ना। तो ये चीज इसलिए अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा तो नहीं है जो मैं दिया हूं या फिर बिल्कुल टू द पॉइंट ये कनेक्शंस की स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, नहीं, क्वेश्चन एनालिटिकली आता है। तो उस क्वेश्चन को लिखने के लिए जब तक की अंडरस्टैंडिंग नहीं आप लोग को नहीं लिख पाओगे। ठीक है, आप क्रिटिसिज्म पे आते हैं। ठीक है, इस वाले क्रिटिसिज्म पे क्या क्रिटिसिज्म, कहाँ गया, ये रहा आपका। ठीक है, क्रिटिसिज्म पे आता है। पहला तो यही था आपका कि मोर देन 90% इसके रेंज में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा क्या कंसर्न था क्रिटिसिज्म कंसर्न में कि आपका 34 जो अरावली डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इससे बाहर, इस एरिया से बाहर हो जाएंगे। आप लिखिए पॉइंट इसका कि कंसर्न विथ न्यू डेफिनेशन या फिर क्रिटिसिज्म, कंसर्न क्रिटिसिज्म विथ न्यू डेफिनेशन। और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे नई परिभाषा से जुड़ी चुनौतियाँ। फर्स्ट कंसर्न आपने लिखा, अब बिल्कुल टू द पॉइंट में आप लोग लिखोगे। फर्स्ट कंसर्न ये है कि मोर देन 90% ऑफ द अरावली हिल्स विल नॉट बी काउंटेड एज अरावली एनीमोर, दैट्स इट। मोर देन 90% ऑफ द अरावली हिल्स विल नॉट बी काउंटेड अंडर अरावली, दैट्स इट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एरिया एक्सक्लूडेड, सिंपल लिखोगे आप लोग 34 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 3 स्टेट एंड 1 यूटी लेफ्ट आउट, बस इतना ही, है ना। 34 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स लेफ्ट आउट, बिल्कुल टू द पॉइंट। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तीसरा क्या इसका वो है, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और गवर्नेंस कंसर्न। इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल ना, कैसे होगा ये इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल? इसमें कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे क्योंकि मेजर यही आपका प्रॉब्लम है, मेजर यही प्रॉब्लम आपका। इसमें ये देखिएगा, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत मतलब डिफरेंट डायमेंशन में प्रॉब्लम इसमें देखे जा सकते हैं। देखिए क्या क्या इसमें था, क्या क्या मैं बताया था। एक तो आपको पता है कि ये जो फॉरेस्ट एरिया है ना, माउंटेन्स रेंज है, आपको पता है फॉरेस्ट भी है। आप लोग फोटो देखे ना अरावली, कितना खूबसूरत दिखता है, काफी मतलब अच्छा वेजिटेशन है इस पे। ऐसा नहीं समझना कि आप लोग माउंटेन है और बिल्कुल डेजर्ट है, वेजिटेशन अच्छा खासा वेजिटेशन है। तो वेजिटेशन है वहां पे, तो क्या क्या रोल प्ले कर सकता है ना। जैसे कि मैं बताया आपका पोल्यूशन सिंक, जैसे कि मैंने गैसेस का बताया था, है ना। देन आपका नेचुरल डस्ट, उसका भी सिंक, है ना। देन उसके अलावा और एयर क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, कैसे, सिंपल वही बात है, डस्ट को श्रिंक करेगा। आपका जो डिफरेंट जो गैसेस हैं, आपके जैसे CO2 हो गया मेजर, जो वही पॉल्यूटिंग एजेंट है, उसको श्रिंक करेगा, है ना। तो उस एरिया को क्या करेगा, प्यूरिफाई। ठीक है, वो इसके अलावा और ग्राउंड वाटर, आप लोग पॉइंट में लिखेंगे इसको, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल जो भी आपने लिखा है ना, तो पॉइंट में लिखेंगे कि डस्ट और आपका पॉल्यूशन सिंक, डस्ट और पॉल्यूशन सिंक की तरह काम करेगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, हिंदी में भी होगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, भूजल पुनः भरण, भाई गजब। तो इसका जो ग्राउंड वाटर उसको रिचार्ज करेगा ना। और
ठीक है, कंजर्व करेगा, जो नेचुरल हैबिटेट है उसको कंजर्व करेगा, है ना। और एक मेजर, अभी मैं इकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ, है ना। वो इकोनॉमिक वाला तो फिर बाद में आएगा, क्योंकि वो जो फिर माइनिंग वगैरह जो हम देखेंगे मिनरल्स वगैरह का, वो बाद में। इकोलॉजिकल में बात कर रहा हूँ क्या क्या। एक तो आपका डस्ट और पॉल्यूशन उसका श्रिंक है, आपका ये जो वाटर पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर परकोलेशन और एक्वाफायर रिचार्ज, है ना। आप लोग समझ रहे हैं। हाँ हाँ, और जो मेजर क्या था, मेजर इसका जो इम्पैक्ट क्या था या फिर जो कंसर्न हो जाएगा अरावली रेंज को डिग्रेड होने से, उसका अरावली रेंज का जो वेस्टर्न पार्ट है, रेगिस्तान वाला पार्ट, है ना, क्या है वो डेजर्ट जो एरिया है, अगर वो बीच में जो अरावली रेंज है वो एक तरह से बैरियर की तरह काम कर रहा है ना, एक रोक। अगर डिग्रेड हो जाता है, एक्सप्लॉइट हो जाता है, अरावली रेंज अगर खत्म हो जाता है तो फिर क्या होगा आपको पता है। मतलब हम लोग भी अब क्या बोलते हैं, मरुस्थल का मजा लेंगे यहाँ बैठे बैठे, बिहार में भी वो चीज़ें हो सकती है। हमको राजस्थान जाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। एक अच्छा है ना ये तो फिर कि राजस्थान जाने के लिए पैसे टिकट क्यों ही जाएंगे, यहाँ पे ना। ओके ना, तो फूड क्राइसिस तो होगा। क्लाइमेट लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोग समझ ही सकते हैं। पैटर्न है, पैटर्न वो भी इम्पैक्ट होगा मतलब पूरा कंप्लीट आपका सिस्टम ही डिस्ट्रॉय वो हो जाएगा, मतलब आई मीन कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा ये चीज़, है ना। तो इकोलॉजिकल वाला ये हो गया। देन और कंसर्न क्या है, माइनिंग बढ़ जाएगी इसकी, जाहिर सी बात है। अब एरिया ज़्यादा मिल जाएगा। पहले क्या है, मैक्सिमम आपका जो अरावली जो रेंज है, हिल्स है, वो क्या है, लीगली प्रोटेक्टेड है। लेकिन अब क्या होगा, अब वो एरिया आपको अलाउ कर दिया गया, अब आपके पास माइनिंग एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ जाएगी। माइनिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया। देन और हाँ मतलब जो भी आपका उस एरिया में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, है ना, वो चीज़ जब इधर एक्सपेंड करेगा तो सेम चीज़ यहाँ भी आपको फेस क्लाइमेटिक जो भी डिस्टर्बेंस या फिर क्लाइमेटिक जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है ना, वो भी यहाँ पे आप सिमिलर चीज़ें एक्टिविटी सिमिलर भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ये आप बोलना चाह रहे हैं ना। इसका एक इम्पैक्ट और पढ़े कि बिहार में हो सकता है कि अगर बारिश हो तो फ्लड का चांसेस बढ़ सकता है। कैसे, पैटर्न तो चेंज, रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा। क्लाइमेट कंडीशन जो आई मीन क्लाइमेट चेंज होने से आपका रेनफॉल पैटर्न चेंज होता है। रेनफॉल पैटर्न मतलब कब ड्रॉट आ जाए, कब फ्लड आ जाए, है ना, कोई इसका पैटर्न फिक्स नहीं रहता। अभी रिसेंटली आप लोग यूएई वाला देख रहे होंगे, यूएई में बारिश हो गया, क्या कारण था उसका, मेन तो क्लाइमेट चेंज ही है ना, मेन तो क्लाइमेट चेंज ही है। बाकी उसके अंदर जैसे आपका प्रेशर वाला होगा, सडनली एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, है ना, जिसके वजह से सराउंडिंग जो मॉइस्चर लेडन जो वो थे, हाँ, मतलब वो डेजर्ट एरिया में पूरा फ्लड। तो वो कनेक्शन क्लाइमेट चेंज से ये सब एक्टिविटी देखने को मिल जाती है ना। तो वो फिर आपके नॉर्दर्न इंडिया में भी ये चीज़ें देख, हाँ, अब जैसे एग्रीकल्चर इन्होंने बोला, अगर कृषि ही नहीं होगा, खाने को ही नहीं मिलेगा, तो फिर इंसान जिंदा कैसे रहेगा। हीट वेव, एग्जैक्टली, हीट वेव, कोल्ड वेव, साथ ही साथ दोनों, हीट वेव, कोल्ड वेव, उसको भी वो भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो कनेक्शंस की हर स्तर पे एक, है ना, हर स्तर पे इसका इम्पैक्ट आप लोग कभी स्टडी करना क्लाइमेट का इम्पैक्ट, मतलब देखोगे कोई भी एरिया नहीं बचा जहां पे उसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल सकता है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपको हर एरिया में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, वही कि प्रायोरिटाइज किया जा रहा है डेवलपमेंट को, है ना, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वर्सेस आपका डेवलपमेंट।
अब इसको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है डेवलपमेंट को इस वजह से, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे गवर्नमेंट ने अभी उसको रोक लगाया है और कनेक्शंस की चीज़ें ड्राफ्ट की जाएंगी तो कंप्लीट वैसा नहीं होगा कि मतलब कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाए अरावली रेंज, है ना। वो उसको ध्यान में रखा जाएगा कि उसका जो कंजर्वेशन है, प्रोटेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए माइनिंग एक्टिविटी अलाउ की जाएगी, कंप्लीट तो नहीं अलाउ की जाएगी। गवर्नमेंट का एक और प्रोजेक्ट था जो आरावली प्रोटेक्शन को लेकर के, जो दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का जैसी बना रही थी, बैरियर बना रही थी फॉरेस्ट का। हाँ, क्या नाम था उसका? ये भी बिल्कुल न्यूज में है कि आपका ग्रीन वेजिटेशन वो प्लांटेशन किया जा रहा था आपका 5 किलोमीटर एरिया में, जिसकी वजह से जो आपका वेस्टर्न पार्ट का जो इम्पैक्ट है वो फिर आपका नॉर्दर्न इंडिया में नहीं है। क्या उसको बोल रहे थे, क्या नाम था उसका? और सेम आपका सहारा के लिए किया जा रहा है, सेम ये जो है वो सहारा डिजर्ट के लिए भी किया जा रहा है। हाँ, वो चीज तो वो जस्ट अभी ऑन पेपर है, ग्रीन वॉल बना रहा है ना। जिससे क्या होगा कि वही जो डस्ट जो मरुस्थल है वो चीज़ फिर नॉर्दर्न इंडिया में वो फैले ना, बढ़े ना, या फिर जो आपका रेगिस्तान का जो इम्पैक्ट है हर तरीके से हीट वेव वाला या फिर बाकी, है ना, वो नॉर्दर्न इंडिया में ना आए, जिसकी वजह से ग्रीन वॉल बनाया जा रहा है, वो भी है, ठीक है। तो अभी वो तो बात की बात है, अभी उसके पहले अभी कौन काम कर रहा है ग्रीन वॉल की तरह? अरावली कर रहा है, अभी ग्रीन वॉल की तरह काम अरावली कर रहा है ना। तो अब उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक तरफ हम, ये तो काफी ज्यादा आयरनी हो गया ये कहना कि एक बार हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन वॉल बनाया जाए, है ना। एक लॉन्ग कितने डिस्टेंस का था वो? करीब 5 किलोमीटर से बनाना था। नहीं, टोटल लेंथ इसका ग्रीन वॉल सेम अरावली के ही पैरेलल में मतलब समझ लो कि पूरा राजस्थान, गुजरात और अभी जो हरियाणा वाला जो एरिया है वो पूरा कवर करेगा। तो एक साथ हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन वॉल बनाया जाएगा वेजिटेशन लगाकर, है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा अभी जो नेचुरल जो प्रोटेक्शन है, नेचुरल जो बैरियर है, उसको हम डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो काफी ज्यादा आयरनी है ये चीज। उसका रिप्लेसमेंट कहाँ पे लगाओगे? क्या जैसे वहां पे आप कट करोगे माइनिंग के लिए, ठीक है, हाँ, फिर हर जगह कंडीशन थोड़ी ना होता है ये चीज, यहाँ पे कंडीशन थोड़ी ना है। ये कहाँ, इस वाले में कंडीशन कहाँ पे है कि अगर वहाँ पे माइनिंग के लिए अगर डिफोरेस्टेशन किया जाएगा तो वो पेड़ कहीं लगाया जाएगा? ये कहाँ पे है प्रोविजन में, है क्या कहीं? अच्छा, हाँ, तो वो किया जाता है वो, है ना, कि मतलब कनेक्ट जैसे आपका वो शहरीकरण जैसे जब होता है ना, शहरीकरण मेनली आपका अर्बनाइजेशन, तो वहाँ पे उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए जो पेड़ काटा जाता है तो उसका इम्पैक्ट कनेक्शन के ज़्यादा ना पड़े, तो उसको मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसी शहर में किसी एक एरिया को पकड़ कर वहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे इस तरह कोई कंडीशन नहीं है इस वाले में कि यहाँ पे डिफोरेस्टेशन जब किया जाएगा तो उसके एवज में कहीं पे पेड़ लगा जाए, कुछ है क्या ऐसा? ऐसा नहीं, इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, वो किया जाता है कि वो इम्बैलेंस ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इसकी वजह से उसको बैलेंस करने के लिए किसी एरिया में वहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है, वो चीज़, है ना, शहर वगैरह में जनरली। आपका एक जापान का कंसेप्ट है, क्या नाम है उसका? मियावाकी, पढ़े होंगे आप लोग। मियावाकी फॉरेस्टेशन क्या होता है ये? एक्चुअली जो कम एरिया में ज़्यादा प्लांटेशन करते हैं, ताकि वो एक्चुअली एक टेक्निक है जिसमें हम लोग पेड़ को एक खास शेप देते हैं ताकि वो क्या करे कि एक मतलब कम एरिया ज़्यादा प्लांटेशन हो सके, उतना ही हो लेकिन मतलब शहर वगैरह में आपको पता है एरिया बहुत कम होता है ना, सिटी वगैरह में बहुत एरिया नहीं होता कि आप बहुत बड़े एरिया में आप प्लांटेशन कर पाओगे, है ना। तो और दूसरा कि मियावाकी में होता है कि कम एरिया में ही वो काम, ज़्यादा एरिया जो फॉरेस्ट काम करते हैं वही काम उसमें उतना ही करिए वो, है ना। सेम काम कम एरिया में ही प्लांटेशन कर देने से वो काम, मतलब जो कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन है ना, या फिर जो रेनफॉल का, मतलब जो भी जो पॉल्यूशन वगैरह है उसको रेगुलेट करने के लिए वो काम करती है ना। तो ये जापान का ही कंसेप्ट है, जापान का कंसेप्ट है ये, जो कि अभी इंडिया के कई सारे शहरों में वो यूज किया जा रहा है ना। कम एरिया में फॉरेस्टेशन किया जाता है ना, जिसकी वजह से आपने जो बोल रहा था ना वो कि उसके बैलेंस करने के लिए जो लगाया जाता है वो पेड़, वो एक मियावाकी कंसेप्ट है कि वो भी किया जाता है इंडियन सिटी में, ठीक है। इस वाले के लिए नहीं है। राजस्थान में आप जो अरावली कहाँ लगाओगे, उतना आप डिफोरेस्टेशन करोगे काफ़ी बड़े लेवल पर करोगे, कहाँ पे उसका लगाओगे वो, है ना। ग्रीन वॉल वाला जो कंसेप्ट है वो भी ऑन पेपर है ना, वो भी अभी कंप्लीट
इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, वो ऑन पेपर है ये चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो और क्या कंसर्न था उससे कि डिजर्टिफिकेशन होगा, जो कि मैंने अभी पढ़ा कि वो आपका बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। जो कि आपका वेस्टर्न पार्ट है वो डस्ट स्टॉर्म है ना, डस्ट स्टॉर्म एरिडिटी, वो आपका नॉर्दर्न इंडिया में आने से रोकता है ना। एक साथ हम ये भी बात करते हैं आपका यूएन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन, आप लोग पढ़े होंगे शायद, यूएनसीसीडी क्या है इसमें रोकने के लिए, उसका हम पार्ट है, इंडिया पार्ट है ना। तो एक तरफ उसका वहां हम रेटिफाई कर चुके हैं है ना, और दूसरा ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको वायलेट होगा ना। तो ये भी एक कंसर्न है, एक तरफ आप बात करते हैं कि कम्बाट डिजर्टिफिकेशन और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो कि एस्केलेट डिजर्टिफिकेशन, ये उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट ये चीज़ है ना। ये चैलेंज हो गया है ना। एक और मेजर चैलेंज है आपका इम्प्लीमेंटेशन और आपका इन्फोर्समेंट चैलेंजेस, ठीक है। जब तक कि प्रॉपर मैपिंग नहीं होगा इसका है ना, और ओवर वो लास्ट टाइम कब हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया वो, अभी इसका 14 ही चल रहा है, 14 चल रहा है, तो स्टार्ट तो बाद में ही हुआ था ना, स्टार्ट बाद में हुआ था। कॉप का 30 चल रहा है, इसका तो कॉप आपका इन्वायरमेंट के लिए है ना। लास्ट टाइम जो 30 का कहाँ पे हुआ था, कॉप 30 का कहाँ पे, आप लोग करंट अफेयर से बिल्कुल अवेयर नहीं है क्या? तो आप लोग उसको लिखते नहीं है, करंट अफेयर कैसे सस्टेन कर पाएंगे लॉन्ग टर्म तक? पढ़ना है, उसको लिखना है ना, और कैसे लिखना है, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ ये चीज़ें बिल्कुल पॉइंट में है ना, और उसको रिवीजन करना है। क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप लोग जो पढ़ रहे हो तो अभी 2 दिन बाद जब भूल जाते हो, तो एग्जाम जब आएगा तब तक आप कहाँ से याद रख पाओगे? तब तक कि नहीं याद जब तक कि आप नोट्स नहीं बना रहे हो। नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है, और नोट्स बिल्कुल क्रिप्स में होना चाहिए। नोट्स आपका होना चाहिए बिल्कुल क्रिप्स में। क्रिप्स कनेक्शंस की अगर आप चाहो 2 महीने बाद उसको रिवीजन करने के बैठने के लिए, तो बहुत कम पेजेज में हो, तो इससे आप क्या कर पाओगे, उसको अच्छे से जल्दी से रिवीजन कर पाओगे। अदरवाइज अगर जो आप पढ़ रहे हो और सेम कॉपी कर दी अपने नोट्स में, तो फिर टाइम टेकिंग, फिर आप पढ़ोगे भी नहीं, रिवीजन भी नहीं करोगे। तो आपका जो नोट्स होना चाहिए बिल्कुल कीवर्ड में होना चाहिए। कीवर्ड बस उतना ही फैक्ट्स उसमें लिखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ उतना ही कीवर्ड डालेंगे उसमें, ठीक है। और उसको कोशिश कीजिएगा पर डे करंट अफेयर का कुछ आर्टिकल लिखने के लिए और उसको रिवीजन करने के लिए पर डे, क्योंकि फिर टाइम जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, एक ही साथ चाहोगे सारा करंट अफेयर करना पॉसिबल नहीं हो। अभी से ही धीरे धीरे करोगे तो फिर एग्जाम के टाइम अच्छा कर पाओगे, है ना। और करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस तो मैं बता ही था कि प्रीलिम्स में भी कितना इंपॉर्टेंट है ना, मेंस और इंटरव्यू में भी। तो उसको अभी से ही बाकी सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो ना, साथ ही साथ करंट अफेयर भी डेली बेसिस पे आप लोग करना होगा, ऑन डेली बेसिस। और प्रीफर करो कि मॉर्निंग स्टार्ट ही आप लोग करंट अफेयर से करो। न्यूज़पेपर कुछ पढ़ते हो या फिर कोई आर्टिकल आप लोग फॉलो कर रहे हो जहां से भी, तो स्टार्टिंग ही आप करंट अफेयर से करो। शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगा, मे भी बोरिंग लगेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, लेकिन जैसे जैसे उसको आप लोग आगे कंटिन्यू करोगे, जब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा वो करंट अफेयर सेक्शन, है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर आप लोग डेली बेसिस पे करो, अब मॉर्निंग स्टार्ट ही इससे करो, नोट्स मेकिंग करो, तभी रिवीजन हो पाएगा। अब आप एकदम बेसिक क्वेश्चन कि कहाँ पे हुआ था कॉप 30, वो भी नहीं याद है आप लोग को। रियो में आपका कॉप 30 हुआ था, ब्राजील के भी स्लैप हुआ था, फिर ब्रिक्स कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ, हाँ कॉप 30 में G20 जोहान्सबर्ग हुआ था। हाँ, आप लोग इसको लिखो, नोट डाउन करोगे आप लोग। कॉप 30 कहाँ पे हुआ था, आप लोग साथ में लिख लो, कॉप 30 कहाँ पे हुआ था। आप लोग खुद के लेवल पे करोगे, हर चीज यहाँ पे नहीं लिखाए जाएंगे, खुद के लेवल पे भी आप लोग, है ना। और नोट्स मेकिंग आप लोग करो, नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है ना, नोट्स मेकिंग। साथ ही साथ PYQ भी आप लोग करो। मैं बता रहा हूँ नोट्स मेकिंग और आसान कैसे हो जाएगा आप लोग को, है ना। आसान इस वजह से हो जाएगा, आप लोग थोड़ा PYQ भी देखो। PYQ फिल्म्स का क्वेश्चन, हाँ कहाँ पे है ये? हाँ समझे। और आपने जो रियो बोला था वो कहाँ पे था? अब वहाँ नहीं, वहाँ पे हुआ क्या था? ब्रिक्स। और G20 कहाँ पे हुआ? जोहान्सबर्ग, आपका साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स, आप जो रियो बोल रहे थे वो ब्रिक्स का था वो, है ना। तो आप लोग याद रखोगे वो मैं क्या बोल रहा था कि करंट अफेयर
जैसे कि आपने बोला कि नोट्स मेकिंग कैसे होगा या फिर अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ें कैसे बेहतर हो पाएंगी, है ना। आप लोग कैसे समझ पाओगे कि नोट्स मेकिंग क्या करे उसमें, है ना, और कौन सा टॉपिक पढ़े कौन सा टॉपिक नहीं पढ़े, कौन सा टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ में कई सारे आर्टिकल आते हैं, सारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं रहता है ना। कौन से टॉपिक या फिर कौन सा फैक्ट्स मेरे फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा फैक्ट्स आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कैसे पता लगेगा। मेन काम आप लोग PYQ करोगे। PYQ आप लोग लिख लोगे, PYQ आपका प्री का भी और मेंस का भी, है ना। प्री का PYQ आप बोलोगे सर वो तो करंट अफेयर क्या है, उसका PYQ करके क्या करेंगे। मैं सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं PYQ सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन का नेचर देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का नेचर देखो क्या, क्वेश्चन का पैटर्न क्या वो देखो। समझ पा रहे हैं आप क्या करंट का नहीं है। आप लोग सीधे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, कुछ नहीं, है ना। क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर लो, जैसे 71st एग्जाम हुआ है, 71st का फिल्म्स का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, है ना। और आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, वो हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक साथ रहता है ना। तो बहुत डिफिकल्टी नहीं होगा उसको समझने में, बस आप ये डिफाइन कर लेना, ये आप खोज लेना कि करंट अफेयर का सेक्शन कहाँ पे है, और वहाँ पे 30-35 क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो जनरली साथ में रहेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इधर उधर मिलेंगे आपको, लेकिन मेजर जो पोर्शन है करंट अफेयर का वो साथ में ही रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से आसानी हो जाएगी। जी बोलिए। तो अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप लोग हर साल का क्वेश्चन डाउनलोड, फिल्म्स का भी मिलेगा ना क्वेश्चन पेपर, हाँ गूगल से डाउनलोड करो आप, है ना। और डाउनलोड करके आप लोगों को क्या काम करना है, क्वेश्चन देखोगे, है ना, PYQ का, और थीम नोट करोगे। थीम समझते हो, उस क्वेश्चन का थीम नोट करोगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ। जैसे इसी बार 71st में क्या था क्वेश्चन, समिट से क्वेश्चन अच्छा खासा आया था, है ना। आपका जो इंडेक्स से भी क्वेश्चन आया था, आपका रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था। रिपोर्ट में आपका 1 रिपोर्ट था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था, सेंसस का रिपोर्ट था, है ना। तो रिपोर्ट से कई सारे क्वेश्चन थे, तो आपको थीम यहाँ पे लिखना है कि रिपोर्ट से क्वेश्चन आ रहा है, समिट से क्वेश्चन आ रहा है, समिट में कौन कौन सा था, आपका G20 का समिट था, ठीक है, इस तरीके से, है ना। या फिर अवार्ड से क्वेश्चन आ रहा है ना, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, ये जी हाँ वो इसरो का, है ना। तो उसको आप लोग नोट सिर्फ थीम लिखोगे, जिससे ये होगा कि जब आप लोग करंट अफेयर जब पढ़ने बैठोगे ना, आप लोगों को पहले से पता रहेगा कि कौन सा आर्टिकल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो फर्स्ट काम आप लोग PYQ देखोगे, ठीक है। PYQ देखेंगे, PYQ देखने के बाद वहां से थीम लिखेंगे, दूसरा काम थीम लिखोगे आप लोग, है ना। और कम से कम 4 से 5 साल का ये काम करना है, 4 से 5 साल का जो PYQ है आपका, क्वेश्चन डाउनलोड करके उसको आप लोग को थीम लिखना है, ठीक है। सॉल्व नहीं करना आपको, कम से कम 4 to 5 ईयर्स। थीम लिखने के बाद फिर आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ये 1-2 दिन में करने के बाद फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि उसमें फिर अब कैसे क्या अप्रोच आपका होना चाहिए करंट अफेयर पढ़ने का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए कि आप लोग के लेवल पे ही पहले अंडरस्टैंडिंग काफ़ी कुछ बन जाएगी, फिर मैं जब बताऊंगा ना तो काफ़ी अच्छे से आप समझ पाओगे कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। देखिए शुरू में 1 ही 2 आर्टिकल पढ़ो आप, है ना, शुरू में 1-2 आर्टिकल पढ़ो, बहुत ज़्यादा आर्टिकल पढ़ने की नीड नहीं है। मिलता है, आता है जो ठीक है, मैं फिर पता करता हूँ, मैं, है ना, मैं पता करता हूँ, ऐसा होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा सर को। यहाँ पे जो सर डालते हैं ग्रुप पे वो कौन सा रहता है, नहीं उसमें कौन सा राष्ट्रीय नहीं रहता, वो नेशनल नहीं रहता उसमें। सर जो डालते हैं द हिंदू रहता है ना, बोल तो रहे हैं वो रहता है। नेशनल वाले में एक्चुअली होता है कि आपका लोकल न्यूज़ बहुत कम रहेगा, तो जब लोकल न्यूज़ कम डालेगा ना तो बाकी नेशनल न्यूज़ के लिए जगह बचेगा उसके पास, है ना। लेकिन यहाँ पे जो बिहार वाला जो पटना वाला सिटी का आता है उसमें क्या होता है, मेनली लोकल न्यूज़ ज़्यादा उसमें रहता है, तो वैसा आर्टिकल मेरे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा रहता ही नहीं उसमें, इसलिए प्रीफर किया जाता है नेशनल वाला, है ना। तो नेशनल वाले में आपको ज़्यादा आर्टिकल मिल पाएंगे एडिटोरियल के अलावा भी, एडिटोरियल तो खैर वो है, उसके अलावा भी बाकी जो न्यूज़ है उसमें भी आपको ज़्यादा आर्टिकल, जैसे आपका बिजनेस पेज में हो गया या फिर आपका IR वाले पेज में हो गया आपका, है ना। और बाकी और न्यूज़
हाँ ये चीज, हाँ दैनिक जागरण ना बोलो ना। अच्छा अच्छा, ये चीज़ तो है। तो ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर कुछ पता है इसमें लगेगा ना, मैं सर को इन्फॉर्म करूँगा कि यहाँ से आपको एक्सेस कर पाओगे। अदरवाइज अभी तो आप जब तक वहाँ से करो ये क्या बोलते हैं, जो पीडीएफ डाला जा रहा है। एक काम और आप कर सकते हो कि जैसे आपका जो सिटी वाला आ रहा है, पटना सिटी वाला है ना, वहाँ से आर्टिकल आप देखो जो मेन है ना, और कुछ आर्टिकल जो नेशनल वाले में है वो उसको आप पिक कर सकते हो, समझ गए? क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें तो रिपीट होंगी, मेजर जो आर्टिकल आपके रिपीट होंगे, लेकिन कुछ आर्टिकल जो नेशनल वाले में होंगे आपके लोकल वाले में नहीं होंगे, रीजनल वाले में नहीं होंगे, तो वो सिर्फ आर्टिकल आपको वहाँ से पढ़ लेना है। अच्छा ठीक है, मैं पता करता हूँ, अगर कुछ वैसा मिलेगा ना सर को मैं इन्फॉर्म करूँगा कि कहाँ से वो एक्सेस कर पाओगे। अदरवाइज अभी के टाइम में ये आप काम कर सकते हो कि न्यूज़पेपर वाला, वो तो खैर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना और यूट्यूब से वीडियो देखना, वो भी आर्टिकल क्या स्टडी IQ वाला, हाँ ठीक है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि थोड़ा सा जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है, कम होगा, आपका वोकैब अच्छा होगा, वोकैब अच्छा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आर्टिकल पे, है ना। आपका एक आंसर, आपका जो आंसर राइटिंग है वो भी इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि जो एडिटोरियल पेज है ना, एडिटोरियल पेज का फॉर्मेटिंग वैसा रहता है, आप लोग देखोगे, है ना, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, देन उसको आगे प्रोसीड करते हैं, फिर अपनी बात को कंक्लूड करते हैं वो। तो इससे में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा आपका एडिटोरियल वाला जो पेज है, एडिटोरियल वाला, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का अपना ही इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस, अगर आप पढ़ते हो तो। और वो कहने का सेंस जो वो बता रहा है ना, एक तरह से स्पून फीडिंग की तरह हो गया वो। तो शुरू में आप लोग देख सकते हैं, फिर हाँ शुरू में फिर आप देख सकते हैं, हाँ। अच्छा, उसका नोट्स फिर देख आप बनाते हो जो वीडियो? अच्छा, ये कौन सा अरावली वाला? तो नोट्स मेकिंग करना, अगर वो आप देख भी रहे हो वहाँ से, तो फिर उसका नोट्स मेकिंग कुछ नहीं तो बुलेट पॉइंट में लिखना ही लिखना है, अदरवाइज फिर वही वीडियो में ही रह जाएगा वो चीज़ें, उस वक्त तक याद रहेगा बट फिर भूल जाओगे उसको, है ना। तो नोट्स मेकिंग, लेकिन कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे न्यूज़पेपर पे आप लोग, जैसे देखिए आपका भी मेंस वाला है तो अच्छा, वो तो स्टार्टिंग में आप लोग वो कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जैसे जब आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो इसमें न्यूज़पेपर में, है ना, तो स्टार्टिंग वहाँ से आप कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, इंटरेस्ट जनरेट होगा, फिर आपको न्यूज़पेपर में आना, उसका अलग ही इंपॉर्टेंस है। अलग इंपॉर्टेंस करने का मतलब कि एक वोकैब तो अच्छा होगा ही आपका, हिंदी वाला भी, इंग्लिश वाला भी, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होता है ना, उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर नया क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, है ना, तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग इस तरह डेवलप हो चुकी रहेंगी कि आप नए क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से टैकल कर लोगे, कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है, न्यूज़पेपर में। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है, यूपीएससी हर कोई रिकमेंड करता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना, वो तो अवेलेबल है ही, वो आप एक तरह से रिवीजन की तरह भी आप यूज कर सकते हो, है ना, जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन की तरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट रिलाई नहीं होना, वो मैं बोलूँगा आपको कि कंप्लीट उस पर, अभी स्टार्टिंग में ठीक है आप कर लो उसको, लेकिन कंप्लीट रिलाई उस पर नहीं हो जाना है, ठीक है, किस पे? वीडियो पे ही हमेशा। और अगर वीडियो भी आप देख भी रहे हो तो उसका नोट्स होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़, ठीक है। तो ये हमने कंसर्न देख लिया, लास्ट वाला भी हमने देख लिया था इसका ना। क्या क्या हमने देखा अभी तक इसमें बताइए, अरावली वाले में? सबसे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग जो था वो हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पे बोला है। देन उसके बाद हमने क्या देखा इसके बारे में, अरावली के बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है और आपका प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस एग्जाम भी आप लिखते हो तो एटलीस्ट अगर मेंस एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये, तो एटलीस्ट क्या करोगे? उसके अलावा अगर मेंस में क्वेश्चन आता है, एक वैल्यू एडिशन आप क्या कर सकते हो इसमें, जो मेक भी बाकी बच्चे नहीं कर पाए? एग्जैक्टली, मैप बनाओ, इंडिया का मैप बनाओ, इंडिया का मैप बनाकर अरावली रेंज दिखाओ ना,
वो तो बाद का डायमेंशन होगा। मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ कि आपने मेंस आंसर को अच्छा करने के लिए इसमें क्या नया कर सकते हो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैप वाला, है ना। क्वेश्चन जो आएगा, जो भी डिमांड रहेगा क्वेश्चन का, इसका सिग्निफिकेंस या फिर क्यों इंपॉर्टेंस है ये, है ना, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का क्या आया है जजमेंट इस पे, या फिर आपका इसका लिमिटेशन क्या है, कंसर्न क्या है ना, वो सारा, या फिर आपका सजेशन, वो सब तो लिखोगे ही, लेकिन अलग से क्या कर सकते हो इसमें, है ना, मैप बनाकर कुछ की फैक्ट्स है वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन के डिमांड में नहीं रहेगा मे बी, है ना। तो आपको समझ लो कि अगर शॉर्ट में रहता है तो 0.5 1 नंबर एक्स्ट्रा एज लेगा ही लेगा, है ना। और अगर आपका लॉन्ग में है तो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा एज लेगा वो, है ना। यही एक नंबर, आधा नंबर बाकी इस बच्चों से चुराना है और अपने जो स्कोर है, स्कोर को बढ़ाना है ना। शॉर्ट आंसर आने से समझ लो 0.5 भी अगर हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसका। अब उसका सिग्निफिकेंस समझिए, अपने आंसर को ऐसे इंप्रूव करना है, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन या फिर कंटेंट इनरिचमेंट, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हमने क्या बोला, फिर की फैक्ट्स बताया था, फिर मैंने बताया बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड मतलब कनेक्शंस की पहली बार नहीं हो रही है कि अरावली को डिफाइन किया गया, इसके पहले भी 2 बार ये किया गया था, कमेटी का रिकमेंडेशन था, है ना, टेक्निकल कमेटी, और उसके पहले फॉरेस्ट सर्वे का, वो हमने बात किया। देन उसके बाद से सिग्निफिकेंस मैंने पढ़ा था उसका कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम इसको सेव करना नेसेसरी है, जरूरी है ना, क्योंकि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हमने देखा था कि डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस इसका, है ना। देन आपका और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी हमने देखा था, जो डिफरेंट जो रिलीजियस प्लेस है। और क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है इसका, अगर हम लोग इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो माइनिंग का इम्पोर्टेंस देखें तो इसका मतलब गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है उसको मतलब फॉलो करें। तो क्या हम वहाँ पे यही लेवल की जो वहाँ का जो कंडीशन है अरावली वगैरह से, ठीक है, एग्रीकल्चर जोन बनाता है फॉर राजस्थान के लिए, तो जो भी मेनली जो एग्रीकल्चर होते हैं अरावली के जो पास वाले एग्रीकल्चर जो राजस्थान में होता है, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, लोकल पब्लिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यही मेजर कर सकते हैं। वो होगा, ये आप बोलना चाह रहे हैं ना कि क्या, फिर से बोलिए, तो फिर से बोलिए। अरावली है, हाँ, वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड, ठीक। वहीं मेनली राजस्थान के लोगों के लिए जो भी गुजरात या फिर हरियाणा के लोग हैं, मेनली वहीं एग्रीकल्चर लैंड के रूप में काम करता है। बाकी जो डेजर्ट है उसका, हाँ ठीक, हाँ। तो कनेक्शंस की अरावली वाला जो रेंज है, इसके सराउंडिंग में जो एरिया है, वही एरिया आपका जो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर वगैरह जो खेती हो पाती है उसी एरिया में हो पाती है ना। तो हाँ, तो अगर ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती है तो लोकल जो पीपल हैं उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ये जो है ना, कितना इम्पैक्ट होगा, है ना, वो इम्पैक्ट होगा। उसके अलावा एग्रीकल्चर अगर एक्टिविटी खत्म हो जा रही है तो आप समझ रहे हो वहाँ पे फूड गेन्स का शॉर्टेज, मतलब फूड इनसिक्योरिटी, है ना, ये चीज़ें। क्योंकि आपको सही बात है, वहाँ पे जो वो एरिया, वहाँ पे रेनफॉल वगैरह वहीं पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहाँ पे जो आपका सॉइल है वही आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, अदरवाइज तो नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया में पूरा आपका डेजर्ट है ना, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो वो आपका लोकल लेवल के लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी, है ना। जहाँ उसके अलावा फिर जो प्रॉब्लम होंगे फूड सिक्योरिटी वाला, इनसिक्योरिटी वाला, वो चीज़ें देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़। तो ये एक नया डायमेंशन इसमें आप लोग यूज कर सकते हो। और क्या पढ़ा था इसमें सिग्निफिकेंस वाले में, कंसर्न। तो इसको सिग्निफिकेंस लिखोगे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी होती है। कंसर्न क्या लिखेंगे कि अगर ये चीज़ें हो जाती है तो हमारा फूड इनसिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन रेज हो सकता है, ठीक है। और हाँ, दूसरा ये भी आप समझ जाओ कि मिलेट्स वगैरह का ना, मिलेट्स वगैरह का मेजर जो आपका स्टेट कौन सा है ना, रागी वगैरह, है ना, तो और बाजरा वगैरह, है ना, महाराष्ट्र, राजस्थान आपके। तो मेनली जो प्रोडक्शन होता है वो इसी राजस्थान वगैरह एरिया में होते हैं, है ना। और अभी हमारा जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है मिलेट्स का प्रमोशन, है ना, मिलेट्स ईयर अभी आया भी था क्वेश्चन, लास्ट ईयर में मिलेट्स पे क्वेश्चन आया भी था, है ना। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया था, है ना। और हम प्रमोट कर रहे हैं इसको कि अडॉप्ट किया जाए मिलेट्स का, ठीक है। तो उस केस में अगर प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा तो फिर उसको कैसे प्रमोट करेंगे, है ना। तो मिलेट्स वाला भी एंगल आप लोग इसमें डाल सकते हैं, है ना। जो एग्रीकल्चर आप लिखेंगे उसमें मिलेट्स वाला भी उसमें डायमेंशन डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। देन हमने क्रिटिसिज्म देखा। क्रिटिसिज्म में क्या देखा था इसमें कि जो मेजर जो लैंडस्केप है उसका एक्सक्लूजन हो जाएगा, मतलब मोर देन 90%। देन आपका जो माइनिंग का है वो उसका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। उस वो रेंज से उसका डेफिनेशन से क्या होगा, उससे बाहर हो जाएंगे, है ना।
देन आपके और क्या देखा था कंसर्न में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और क्या देखा था इसमें, एक सिंक है, हाँ आपका जो मरुस्थल वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न एरिया में रहेगा, ठीक है वो, और जिसको डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं, और ठीक है ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, जो एक सोर्स ऑफ लिविंग है लोगों का, है ना, वो इम्पैक्ट होगा। एग्जैक्टली, टूरिज्म वाला एक डायमेंशन, आप लोग ऐसे डायमेंशन बनाया कीजिए ना, खुद से भी देखो, जो जहाँ भी आप पढ़ोगे ना हर चीज़ वहाँ नहीं दिखेंगी, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, जब पढ़ना शुरू करोगे ना, अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होगी आप लोगों की कंटेंट की, है ना, करंट अफेयर हो या फिर बाकी सेक्शन हो, तो इस तरह की चीज़ें सोच पाओगे, तभी मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर का ज़्यादा रिलेवेंस है। अगर एग्जाम में कुछ वैसा क्वेश्चन आ जाता जिसके बारे में आपके पास कंटेंट नहीं है, मतलब आप पढ़े नहीं हो पहले से, है ना, पढ़े नहीं हो पहले से, तो भी वहाँ पे पॉइंट्स क्रिएट कर पाओगे, जनरेट कर पाओगे, वहाँ पे सोच पाओगे, ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग की डेवलप होनी है, क्योंकि हर चीज़ पढ़ नहीं सकते, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ आप पढ़ कर जाओ एग्जाम में, और हर चीज़ पढ़ कर जाओ और वही एग्जाम में आ भी जाए, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है ना। एग्जाम में बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से डेवलप हुई रहेंगी ना, तो एग्जाम में कंफर्टेबल होकर वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे कंटेंट के साथ। अब देखो कैसे आपने नया डायमेंशन निकाला यहाँ पे, टूरिज्म वाला सेक्टर, एग्रीकल्चर वाला, जो मैंने बताया उसके अलावा भी, है ना, तो वो चीज़ अपने आंसर में आप लोग डालोगे ना। और कोशिश ये होनी चाहिए कि डायमेंशन उसमें मल्टी डायमेंशनल हो, ठीक है। हर डायमेंशन के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं लिखना आपको, मेंस आंसर जब लिखोगे मेंस आंसर में डायमेंशन के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत एक्सप्लेन नहीं करना है ना, उसमें कीवर्ड ही में लिखना है, लेकिन आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल हो कि कितना ब्रॉड। और ये आपको और एक और सब्जेक्ट है जिसमें बहुत हेल्प करेगा, बताइए कौन सा है। अगर इस तरह से आप सोच पा रहे हो, मल्टी डायमेंशनल पॉइंट अगर निकाल पा रहे हो, एक एग्जैक्टली इससे समझ लो आप लोग का सबसे, बहुत बच्चों का एक नाइटमेयर होता है, ये डर बना रहता है, वो आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हो, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आप बना पा रहे हो, तो समझ लो कि इससे बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, है ना। और उसमें जितना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल आप लोग का दिखेगा उसमें, है ना, इससे वाले में टॉपिक आपका जो डायमेंशन समझ लो कि नंबर उतना ही ज़्यादा फेच करोगे, ठीक है। तो आप समझ लो कि हर चीज़ें लिंक है एक दूसरे से, हर चीज़ें लिंक, जो भी आप पढ़ रहे हो वो हर चीज़ें लिंक है। ये करंट वाला आप लोग बताए नहीं था शुरू क्लासेस में कैसे लिंक है, बाकी